हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भैया। क्या देख लिया? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में पहले लेक्चर में हमने मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, फेनोमेनन समझ लिया कि सर सिंपली ना डायनेमिक इनपुट दीजिए, प्रेशर दीजिए, फोर्स, एक्सेलरेटर कुछ भी दीजिए, बट डायनेमिक दीजिए। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब उस आउटपुट को आप आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। यस और नो? अब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वाला काम स्टार्ट हो जाएगा ना। मटेरियल ने चार्ज डेवलप कर दिया। अब ना उस चार्ज को डेवलप करने के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया? चार्ज एम्पलीफायर लगा दिए भैया। चार्ज एम्पलीफायर उस टाइनी चार्ज को, जो कि छोटा सा है, जरा सा है, माइन्यूट सा है, वेरी स्मॉल है, उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा। क्यों एम्पलीफाई करना भैया? मेजर करने के लिए। यदि आगे आप इस सर्किटरी ने यदि आउटपुट में ई नोट जनरेट किया है तो उसे मेजरेबल बनाना पड़ेगा कि नहीं? छोटा सा चार्ज है, इंस्ट्रूमेंट भी यदि ऑपरेट नहीं हो पाए तो उसको मेजर करने के लिए बराबर ना। जैसे कि आपके पास एक एमीटर है और उसका जो मिनिमम मेजरिंग पॉइंट है दैट इज 1 मिली एम्पियर। आप मुझे बताइए 0.5 मिली एम्पियर कैसे मेजर करेगा? वो नहीं कर पाएगा ना। तो इंस्ट्रूमेंट की औकात होती है ना कुछ मेजर करने की। तो ये इतना माइन्यूट सा आपको जनरेट होता है चार्ज, जो कि फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली, उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट ना? तो एम्पलीफाई करने के लिए चार्ज एम्पलीफायर लगाते हैं। गेट में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। देखो सिंपल सा नॉलेज है बंदे को। गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर्स इज यूज्ड इन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। 4 ऑप्शन दे दिए, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर और आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, चार्ज एम्पलीफायर एंड लाइक दिस 4 ऑप्शंस दे दिए भाई साहब। बताइए गेट एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनका भरपूर नॉलेज आपके पास है, हमारे पास है, कितने सेकंड्स लगेंगे? जैसे ये क्वेश्चन मान लो कल को एग्जामिनेशन में आपको आ जाए, कितने सेकंड्स? 5 सेकंड्स। नाउ 65 मार्क्स की जो 65 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो एग्जाम है वो आपके लिए लिटरली 64 क्वेश्चन की नहीं बन गई? अब पूरी गेट एग्जामिनेशन में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप 30 सेकेंड में आंसर करेंगे। कोई सा भी इतिहास का पेपर उठा के देख लीजिए। 5 to 10 क्वेश्चन जिनका आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स लगेंगे। 30 सेकंड्स लगेंगे। तो एट मैक्स 30 सेकंड्स यदि मैं मान लूं एक क्वेश्चन का, और आपके पास कितने क्वेश्चन है जी? आपके पास क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, 30 गुना 10 300 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट, इफ आई एम राइट। 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लोगे। अब आपकी एग्जामिनेशन बन गई 55 क्वेश्चंस in 2 hours 55 minutes। ऐसे खेलना है एग्जामिनेशन में। बहुत बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं ना कि एग्जामिनेशन को कैसे डील करना है। पहले उन क्वेश्चन को देख लीजिए जो एक बार में आप बना देंगे। ऐसा करने से क्या होगा सर? बनाना तो सब है। गेट एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है तेरे। उस 3 घंटे में तेरे को चलना है, समझ रहे ना? 3 घंटे में चलना है, कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। शुरू में यदि क्वेश्चन बना दिए ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, धड़ाधड़ कर दिए, विद कॉन्फिडेंस कर दिए। कहां जाएगा कॉन्फिडेंस उस एग्जामिनेशन को लिखने का? तो गेट एग्जामिनेशन 3 घंटे सिर्फ नॉलेज चेकिंग नहीं है दोस्त। आप उसको कैसे डील करते हैं 3 घंटे का, उसका सारा खेल है। बात नहीं समझे? कभी कभार टेस्ट दिए होंगे, कुछ टेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चन हवा नहीं लगती है। 10 मिनट हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, हाथ पैर फूल जाते हैं कि नहीं फूल जाते हैं? इसका ही खेल है। इसको प्रोग्राम कीजिए अच्छे के लिए, अच्छा मिलेगा। इसको बेचारे को प्रेशराइज कर दीजिए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाथ कैसे रहेंगे? खाली। द पॉइंट ना? शायद जो मोटिवेट हुए इससे उनके लिए बहुत फायदा करेगा। चलो मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। सर
पी क्रिस्टल ले लिया, पी ट्रांसड्यूसर ले लिया, सर चार्ज एम्पलीफायर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तो इसके सर्किट की बात कर लेते हैं क्या? बिल्कुल सर्किट की बात कर लेते हैं ना। इसका इक्विवेलेंट सर्किट की हम बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी सिर्फ मैं पी क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, मैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर तक ही सीमित हूं, यहां तक सीमित हूं। ये एक प्रकार का क्या कैपेसिटर नहीं होगा क्या? बताइए ना मुझे। बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसकी सरफेस पे चार्ज लगा रहे हो, तो भाई साहब ये कैपेसिटर हो गया ना। क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपकी हेडिंग है, लिखिए जरा। और यहां पे इस स्पेलिंग में आई छूटी है भाई, लिख लीजिए। हालांकि स्पेलिंग से क्या मतलब, भावनाओं को समझिएगा, बट फिर भी पकड़ में आ गई है तो चेंज भी करवाना पड़ेगी। इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं किसका? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का ना। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर सर एक कैपेसिटर है, तो ये लिख दिया भाई साहब मैंने कैपेसिटर। ये लीजिए CP, P फॉर द पीजो इलेक्ट्रिक, CP ये मैंने बना दिया आपके सामने, ये ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस क्या जा रहा है भैया? इसके अक्रॉस हमारा चार्ज जो है ना वो स्टोर हो रहा है, बराबर ना? कोई दिक्कत है इसमें आपको? ये इसके अक्रॉस आप चार्ज ही स्टोर करवा रहे हो ना, जैसे वोल्टेज रहता है इस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, से इस कैपेसिटर पे आपका टोटल चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ आप मुझे बताइए, इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को आपने वाइब्रेट किया, इसने आपको क्या जनरेट किया जी? इसने आपको चार्ज जनरेट किया। अब वो जो चार्ज है, वो चार्ज क्या लाइफ टाइम तक बना रहेगा? नहीं ना, वो डाई आउट हो जाता है। डाई आउट हो जाता है रे। क्यों हो जाता है सर? इसका रेजिस्टेंस है ना जी। ना रेजिस्टेंस का काम क्या है? खाना आने दो, खाएगा। रेजिस्टर का काम है खाना। कैपेसिटर इंडक्टर का काम क्या है? स्टोर करके रखना। तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस है और यहां प्लस यहां माइनस, सारा चार्ज डाई आउट, खत्म। तो आप मुझे बताइए, इसके अक्रॉस इन दो पॉइंट के बीच में यदि आपका चार्ज है, लेट्स टेक पॉइंट जी, AB के अक्रॉस चार्ज है ना, इसे आप डाई आउट करवाना चाहते हैं और आपने दो पॉइंट लिए हैं XY, जिसके अक्रॉस आप इसका इक्विवेलेंट देना चाहते हैं। आप आपके जो क्रिस्टल है ना, इसका एक ट्रांसड्यूसर जो है इक्विवेलेंट सर्किट देना चाहते हैं। तो बताइए, क्या ये रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे जी? क्या आप ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे? मान लो आपने सीरीज में लगा दिया, ये RP आपने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये चार्ज डाई आउट होगा कैसे? फिर ये जो इसके अक्रॉस चार्ज है वो डाई आउट होगा कैसे भाई? सर्किट तो कंप्लीट है नहीं, सर्किट कंप्लीट है नहीं, तो चार्ज डाई आउट नहीं होगा। इसका मतलब उस पर हमेशा चार्ज स्टोर रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो भाई इस लीकेज रेजिस्टेंस को शो करने के लिए मुझे एक रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा इन पैरेलल विद द कैपेसिटर CP, बराबर ना? ये लीजिए साहब, ये RP सर्किट कंप्लीट। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में RP है। इसका मतलब जो भी चार्ज ये स्टोर किया, ये भाई साहब उसको डाई आउट कर देंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, निकल जाएंगे, समझे? तो आपके पी क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया सर? हो गया कैपेसिटर इन सीरीज इन पैरेलल विद RP क्या जी? लीकेज रेजिस्टेंस। नाउ ये जो लीकेज रेजिस्टेंस 10 to the power 10 या 10 to the power 12 रेंज का होता है जी, ओम में। जी हाँ, ओम में ही बात कर रहे हैं, समझ में आया ना सर? ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि Q, C और V रिलेशन है ना जी। जैसे कि थोड़ा सा नेटवर्क में ले जाने की कोशिश करता हूं, V इक्वल टू RI रिलेशन है, बराबर ना? यहां से I का रिलेशन देखो तो V के साथ V बाई R रिलेशन है। मतलब एक बार में रेजिस्टेंस आपके इस कंपोनेंट के साथ है और दूसरी बार में वो नीचे है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लो हमारे पास एक किसी भी सोर्स का, करंट सोर्स का सर्किट हमें बनाना होता, तो हम उस करंट सोर्स के करंट के साथ उसके रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को उसके साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं, बराबर ना? R in, ठीक है। किसी
2 पॉइंट के अक्रॉस यदि आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो आप ऐसे करते हैं, बराबर ना, है ना। नाउ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ना जी, पढ़ा है सर। तो मान लो इसका वोल्टेज इक्विवेलेंट आप लिखना चाहते, वोल्टेज इक्विवेलेंट लिखना चाहते, ठीक है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल मत समझ लेना, ये इक्वल ही। तो आप जानते हैं कि भैया सर करंट और रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, तो V इक्वल टू आर आई के रिलेशन से अब वो क्या होगा, यदि आप इसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो अब रेजिस्टेंस जो है ना वो इसके सीरीज में चला जाएगा। पॉइंट इंटेक्ट है A और B, जिसके अक्रॉस आपने सर्किट को बनाया है, ये लीजिए सर A और B, ठीक है ना जी। ना इसकी V की वैल्यू क्या हो गई, V की वैल्यू हो गई, अवेलेबल चीज़ें क्या है, R इन गुणा I, ठीक है। गॉट द पॉइंट ना, ये इक्विवेलेंट। सिमिलरली Q इक्वल टू सी वी है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, Q इक्वल टू सी वी है, Q इक्वल टू सी वी है ना जी। तो एक रिलेशन है Q का, ये है आप V का रिलेशन देखते तो वो हो जाता 1/C इंटू क्यू, है ना जी। अब जरा ध्यान से देखो, आपके Cp को Q के साथ यानी Q के अक्रॉस दिखाया ना, यानी कि कह सकता हूँ ना Cp इसके पैरेलल है, Cp इसके पैरेलल है ना। यदि इस Q को मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसका वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहूँ, तो वोल्टेज के साथ उल्टा रिलेशन है। यदि इसके साथ पैरेलल में आ गया तो उसके साथ क्या में आएगा, उसके साथ सीरीज में आएगा ना जी। तो इसका वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे अब ये जो Q दिख रहा है ना, Q की जगह मैं यहाँ बना देता हूँ E नोट दिखाई दे रहा है। अब Cp इसके सीरीज में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, दिस इज नथिंग बट द Cp। रेस्ट ऑफ द सर्किट इज एज इट इज, ये Rp है, ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। क्या हो गया आज मेरी राइटिंग को, ये Y पॉइंट है, बाकी सब सेम है, बराबर ना। अब मैं आपसे पूछूँ इस E नोट की वैल्यू क्या है, तो आप बोल दोगे सर E नोट इक्वल टू Cp गुणा Q इक्वल टू Cv। कहाँ भाई आपका, सॉरी, E नोट की वैल्यू हो जाएगी जो चार्ज था डिवाइड बाई Cp, ये इसकी वैल्यू है E नोट की। गुड पॉइंट ना। अरे समझे कि नहीं समझे। वैसे भी चार्ज और करंट वाला नेचर एक जैसा समझो, और वोल्टेज वाला रिलेशन तो एक जैसा है ही। यानी कि कंपेयर करके मैंने बताया, जैसे करंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है ना, तो यहाँ चार्ज के साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगेगा। ऐसा क्यों नहीं बोला कि चार्ज के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, रिलेशन ही क्रिएट किया किसका, चार्ज का वोल्टेज के साथ, और मीडिएटर कौन है, कैपेसिटेंस। सिमिलरली वोल्टेज और करंट के रिलेशन में मीडिएटर कौन है, सर क्या मीडिएटर, अरे भाई वोल्टेज की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस के अंदर, चार्ज की बात करूंगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस, वोल्टेज की बात करूंगा तो कैपेसिटर के अंदर, बराबर ना। कोई बात नहीं, डीप मत जाना, जितना समझ में आ गया है इतना काफी है मेरे लिए। ये बात क्लियर है आप लोगों को, समझ रहे ने, दिख रही है ना, समझो अच्छे से समझो, काम आएगा जिंदगी में। जिसको काम आएगा ना, आप सभी मुझे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे जी, है ना, याद रखेंगे। दिल से मेहनत हम भी कर रहे हैं, दिल से मेहनत आप भी कर रहे हैं, तो बात तो बनेगी, चीज़ें पॉजिटिव आएगी, तो याद तो हम सब एक दूसरे को रखेंगे, बराबर ने। चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये तो सिर्फ मटेरियल तक सीमित था, लेकिन मटेरियल को तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल को केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद चार्ज एम्पलीफायर पिक्चर में है, उसके बाद फाइनल आउटपुट है जी। तो ओवरऑल सर्किट देख लीजिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ओवरऑल सर्किट बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल सर्किट बनाने के लिए इसको मिटा दूं, परमिशन दोगे? हाँ जी, सब मिल जाएगा नोट्स में बाबू, समझे ना बाबू, सब मिल जाएगा। हेडिंग क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेटअप, कंप्लीट सेटअप। और कंप्लीट सेटअप में क्या क्या आ गया, ये सब आ गया। अब देखते जाइए, जरा ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो ये रहा कैपेसिटर के पैरेलल कौन, चार्ज,
ये ले लीजिए चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू Cp, लीकेज रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में सीरीज में कोई क्यों नहीं, कोई पूछे इंटरव्यू में तो क्या बोलोगे सर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देंगे उसको, और उसको मैथमेटिकली समझा देंगे, उसको फिजिकली समझा देंगे, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं तो ये मिल जाती है कौन जी, केबल। इस केबल का काम क्या, पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना। इसका काम क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में कौन, एयर, डाइलेक्ट्रिक इज एयर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी एक कैपेसिटेंस बन गया ना राजा। तो इस कैपेसिटेंस को बोलेंगे केबल का कैपेसिटेंस Cc। इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ जी, अब टोटल चार्ज आ रहा है, तो चार्ज को स्टोर करने के लिए चार्ज एम्पलीफायर में भी कैपेसिटर होगा ना, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस ही ना आपका चार्ज जाना है, स्टोर करवाना है। रेजिस्टेंस लगा दिए तो रेजिस्टेंस तो खा जाएगा, पी जाएगा आपके चार्ज को। तो भाई साहब इसका जो कैपेसिटर है एम्पलीफायर का, वो आ गया जस्ट एज इट इज, कुल मिला के पूरा चार्ज सबसे होता हुआ गया। और ये एम्पलीफायर का ना, एम्पलीफायर है कोई आइडियल तो ठहरा नहीं जी, आइडियल तो नहीं है ना बल, तो क्या होगा सर, उसका रेजिस्टेंस भी है जी, उसका रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको डाई आउट करने की कोशिश करेगा, किसको, उसके चार्ज को। एंड फाइनली ई नॉट, इन दो पॉइंट के अक्रॉस फाइनली आपको मिल रहा है क्या, ई नॉट, या यूं कहूं कि अब फाइनल सर्किट में ई नॉट प्रोड्यूस करेंगे। या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने चार्ज को डाई आउट करवाया तो वोल्टेज ना जी, वोल्टेज देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सर्किट, अब इस सर्किट में देखो ये Cp, ये Cc और ये Ca तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो C इक्विवेलेंट इनका बनाया जा सकता है क्या जी, C इक्विवेलेंट बनाया जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, Cp प्लस Cc प्लस Ca जी, बराबर ना। और ये Rp और Ra इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों भी पैरेलल, तो इनका क्या बन जाएगा, इनका बन जाएगा Rp गुना Ra डिवाइड बाई Rp प्लस Ra, बराबर ना। Rp तो वेरी हाई है, पता है ना आपको, Rp जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है भाई, क्यों हाई है, कोई बताएगा। अरे सर लीकेज रेजिस्टेंस कैपेसिटर का बताया ना, यहाँ से Rp यदि कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस Ra बाई Rp गॉट कैंसल्ड, ये बहुत ज़्यादा है तो 1 अपॉन बहुत ज़्यादा है 0, नियरली 0, कहानी ख़त्म। यानी कि जो एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस है वही R इक्विवेलेंट बनेगा इस सर्किट के लिए, अप्रोक्सीमेटली, बराबर। तो एक नया सर्किट बना लेते हैं, उस नए सर्किट में आपका रहेगा Q आपके साथ, दिस इज नथिंग बट द Q चार्ज, जिसको मैंने ऐसे शो कर दिया है, और यहाँ पे रहेगा कैपेसिटर जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, सो दिस इज नथिंग बट C इक्विवेलेंट, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है जी सर, Ra है, नियरली है, ये नियरली वैल्यू है, और इसी के अक्रॉस हमें लेना है आपका E नॉट, हमें लेना है इसके अक्रॉस E नॉट, बट द पॉइंट ना, इसके अक्रॉस हमें E नॉट लेना है ना। नाउ Q जो है उसकी वैल्यू देखो, ये क्यों जनरेट हो रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इनपुट फोर्स, इनपुट डिस्प्लेसमेंट। मैं समझ लिया, अरे चाहे फोर्स लगाओ, चाहे प्रेशर लगाओ, एक्सेलरेशन दो, कुछ भी दो, इनसे सबसे जनरेट होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपको इसको देना है, डिस्प्लेस करवाना है, मतलब थिकनेस जो है ना, डेल टी, तभी ना थिकनेस में चेंज होना मतलब डिस्प्लेस कर जाना, बराबर ना। तो मैं मान लिया कि जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है आपके इनपुट डिस्प्लेसमेंट के, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो KXI बन जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया KXI, क्या लिख लिया जी, KXI आपने लिख लिया, ऐसा लिख लिया, इसमें कोई शिकायत है, इसमें कोई दिक्कत। नाउ हमें E नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XI लेके आना है, तो इस सर्किट को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। चाहिए मुझे E नॉट, एंड यहाँ मेरा R इक्विवेलेंट जो कि Ra आया, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट है, बराबर ना, C इक्विवेलेंट। नाउ
ये जो चार्ज है इसे मैं करंट डोमेन में ले जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करंट डोमेन में डायरेक्टली मैं करंट फाइंड कर सकता हूँ इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, बराबर। और उसके बाद मैं ई नोट फाइंड कर सकता हूँ। करंट रहेगी तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके इम्पिडेंस का, बराबर ना। तो भाई करंट और चार्ज का रिलेशन क्या? I इक्वल टू डी बाई डी क्यू बाई डी टी, बराबर। अब मान लो इसे मैं लाप्लास में कन्वर्ट करना चाहूँ पूरे को, तो ये हो जाएगा एस क्यू एस, ठीक है जी। क्यू एस की वैल्यू कितनी है यहाँ दिख रही है, के गुणा एक्स आई एस, ये लिख लीजिए। तो करंट की वैल्यू यहाँ आ गई एस के एक्स आई एस है, ध्यान रखिएगा। सारे कंपोनेंट्स ये है जो इन्हें भी मैं एस डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो नेटवर्क पढ़ के आए हैं आप सर से, 1/CS लिख रहा हूँ, RA एथेटिस, ओके। नाउ करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। यू कैन फाइंड आउट करंट इनटू दिस और यू कैन फाइंड आउट करंट इनटू दिस। वोल्टेज जो है दोनों के अक्रॉस सेम है, इसके अक्रॉस निकाल लो चाहे इसके अक्रॉस निकाल लो, ई नोट आएगा। तो किसी एक में जाने वाला करंट निकाल लेते हैं। चलिए मैं मान लिया कि इसमें जाने वाला करंट IC है, इसमें जाने वाला करंट IR है, दोनों का अक्रॉस वोल्टेज सेम है। IC यदि निकालना होता तो करंट डिवीजन रूल से क्या निकालते आप? IC निकालते। तो ये है आपका मेन करंट, अपोजिट ब्रांच में जाने वाला करंट, सो दिस इज अपोजिट ब्रांच गुणा मेन करंट, दैट इज नथिंग बट एस के गुणा एक्स आई एस, डिवाइड बाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा RA प्लस 1/CS, बराबर है ना। LCM लूँगा तो ये आ जाएगा आपका RACS प्लस 1, और CS जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये C और ये हो जाएगा S², ठीक है। अब यदि आपको E नोट वैल्यू पता करनी हो, सो E नोट क्या हो जाएगा? दिस करंट गुणा इम्पिडेंस, सो E नोट। सो ये पूरी कहानी, इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 1/CS का, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा E नोट। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए जी, सर C से C गया, ओके जाने दो। ये एक S से एक S भी गया, ओके जाने दो। तो पूरी कहानी क्या हो गई? पूरी कहानी हो गई E नोट S, नीचे आप चाहें तो XIS निकाल के लेके आ सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपको, RA को सिर्फ R लिख दे रहा हूँ, RKS डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा RC प्लस 1। नाउ RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट होता है ना, S भी है ना साथ में, ये रहा S। RC टाइम कांस्टेंट होता है तो इसको आप लिख लो 1 प्लस S टाउ। तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। ट्रांसफर फंक्शन नहीं आ गया ये? किस चीज़ का ट्रांसफर फंक्शन सर? आउटपुट यदि इस पूरे ट्रांसड्यूसर का E नोट है और इसका इनपुट ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट है जी, तो इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया ना। क्या इसको देख के बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा? सर इसका ऑर्डर ये है 1। सो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसड्यूसर जो है वो कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर। मैं इसका टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसका ऑर्डर पूछ रहा हूँ। टाइप यदि पूछता तो आपको ओपन सर्किट चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, बराबर ना। अपन ने जो फाइंड किया ये तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से भी आप ऑर्डर का आइडिया लगा सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, याद रहेगा ना। गेट एग्जामिनेशन में POT के बारे में पूछा है। पोटेंशियोमीटर या POT इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 4 ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, तो यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि मैं यदि k इक्वल टू 1 मान लिया, गेन की वैल्यू 1 ले लिया आपने, और यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहूँ इस ट्रांसफर फंक्शन का, तो ये s की जगह j ओमेगा रख देंगे। सो दिस इज नथिंग बट r, ये j ओमेगा, k कहाँ गया? k को ले लिया मैंने 1, गेन है। मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ शो करना चाहूँ। ये हो गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिएगा जरा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। ये मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बराबर ना। मैं सिर्फ ये आपको फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए लाया हूँ। बाकी इसमें कांस्टेंट ऊपर टाउ हो नीचे टाउ हो फर्क नहीं पड़ रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये बन जाएगा R ओमेगा
और नीचे बन जाएगा क्या, ओमेगा टाउ स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा टाउ स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा जी। गॉट इट। नाउ ये मैग्नीट्यूड क्यों निकाला, आपको क्या बताने के लिए मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, आपको बताने के लिए मैंने, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड क्यों बताया अब हम आपको समझाते हैं। ओमेगा दिख रहा है जी, ओमेगा दिख रहा है क्या यहाँ पे, यस ओमेगा दिख रहा है। यदि ओमेगा की वैल्यू, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, सो दिस इज नथिंग बट आर ओमेगा, ओमेगा टाउ स्क्वायर प्लस 1। यदि आप कह रहे थे ना फ्रीक्वेंसी 0 मतलब स्टेबल इनपुट, स्टैटिक इनपुट, स्टैटिक इनपुट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। ओमेगा की वैल्यू यदि यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आपको मैग्नीट्यूड भी 0 मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी 0 मिलेगा। यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर स्टैटिक इनपुट के लिए, कॉन्स्टेंट इनपुट के लिए आउटपुट 0 देता है। आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। गॉट द पॉइंट ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी हो गई ना इसकी, कि सर फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी आखिर क्या है, आप देखो जरा, ये फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बला क्या है, ये किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी। यदि मैं इनपुट की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, मैं इनपुट की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट डायनेमिक है, वाइब्रेशन डायनेमिक है ना। सपोज फ्रीक्वेंसी को फिजिकल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कॉलेज, हाँ कॉलेज इज द बेस्ट एग्जांपल। आप कॉलेज जाते हैं ना, जाते हैं, अटेंडेंस का लोचा रहता है कॉलेजेस में। तो सपोज एक महीने में कितना जाते हैं आप, सपोज 20 डेज नहीं 15 डेज जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी 20 डेज जाते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके कॉलेज जाने की फ्रिक्वेंसी पर मंथ 20 है। फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ शो करती है, आप पूरे हर महीने 20 डेज एक महीने में जा रहे हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी कॉलेज जाने की हो गई 20। फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, कुल मिला के आप एक कांस्टेंट एक ख्याल रख रहे हैं कि आपकी कॉलेज जाने का जो रेट है वो एक महीने में 20 डेज है। लेकिन आप एक बार 20 डेज जा रहे हैं पहले महीने में, अगले महीने में आप 10 दिन जा रहे हैं, उसके अगले महीने में आप, तो फिर फ्रिक्वेंसी कैसे बताऊंगा भाई, फ्रिक्वेंसी नहीं बता पाऊंगा ना। फ्रिक्वेंसी का आइडिया देना है मुझे तो आप देखना पड़ेगा। आप सिमिलरली आपको पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में वाइब्रेशन हो रहा, वाइब्रेशन आया, फिर वाइब्रेशन आया, फिर वाइब्रेशन, फिर वाइब्रेशन। तो इसको एक पीरियड में देखते हैं, एक टाइम पीरियड लेते हैं कि इतने टाइम में, 1 सेकेंड में कितनी बार आया। 1 सेकेंड में मैंने ले लिया कि 1 सेकेंड में उस क्रिस्टल पे कितनी बार फोर्स लगा, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी मान लिया ना। एक पर्टिकुलर टाइम में जो इनपुट क्रिएट हुआ उसको मैंने उसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी मान लिया। गॉट द पॉइंट ना। तो इनपुट भी फ्रीक्वेंसी वाला, उससे आउटपुट जो जनरेट हुआ वो भी फ्रीक्वेंसी वाला, बराबर ना। तो आप चाहे इनपुट की फ्रीक्वेंसी की बात करो, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी की बात, मुझे समझ में आ गया सर। इनपुट की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे तो कितनी बार वो उस पर लग रहा है, बराबर, कितनी बार उस पर लग रहा है, वो उसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी हो गई ना। अब देखो जरा, फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब क्या। ये आपका क्रिस्टल है, ये आपका फोर्स लगा, एक बार लगा, बस नहीं लगा, आगे कुछ नहीं लगा। कैसे फ्रीक्वेंसी बताओ, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। चलो फ्रीक्वेंसी 1 ही मान ली, लाइफ टाइम फ्रीक्वेंसी 1 है, टाइम लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम फ्रीक्वेंसी 1 है। 1 इज ऑलमोस्ट 0, लो फ्रीक्वेंसी, आउटपुट 0। बट चलिए 1 सेकंड में 10 बार ऐसे काउंट किया तो आउटपुट हमेशा मिलेगा। उस 10 सेकंड तक आउटपुट विल बी देयर ना। बट उसी टाइम में फ्रीक्वेंसी मैंने घटाई 1 सेकंड में, तो आउटपुट भी डिप मिलेगा ना। आउटपुट मिला, फिर गायब हो गया आउटपुट, फिर गायब हो गया आउटपुट, बराबर। अब और स्लो करते हैं इसको। आउटपुट आया, आउटपुट 0, आउटपुट आया, आउटपुट 0, आउटपुट आया, आउटपुट 0। समझ रहे हैं। अब ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, तो आउटपुट भी कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, आउटपुट भी कंटिन्यू है। मतलब
इसकी फ्रिक्वेंसी ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो डिसाइड कर रही है आउटपुट की फ्रिक्वेंसी क्या है, कोई पॉइंट ना ये हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, गुड पॉइंट ना। एक छोटी सी मैंने चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो स्टैटिक चीज़ों के लिए आप बात नहीं कर सकते आउटपुट के। अच्छा, फेज की बात करते तो फेज निकाल सकते हैं पक्का। इनपुट डिस्प्लेसमेंट में और आउटपुट में देयर वुड बी फेज डिफरेंस, राइट। वो फेज डिफरेंस भी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसका फेज ये प्रोवाइड करेगा 0 और ये करेगा 90 डिग्री, 0 माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, बट वो भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रहेगा। वो सब काहे को जाए जब हम पता है कि इसके एनालिसिस सर हमें टुकड़ों में कर दें, कंट्रोल सिस्टम पढ़े हैं हम, कर देंगे, ठीक है। ये मुद्दा मुझे यहाँ से समझाना था। क्लियर है ना, समझ में आया ना। मैथमेटिकली इस चीज़ को अपन ने देख लिया। अब मैं आपको इसमें क्या बता सकता हूँ, मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट वाली कहानी बता दी, मैंने फाइनल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये बता दिया, फ्रीक्वेंसी का रियलाइजेशन करवा दिया, ये भाई साहब काम कैसे करेगा ये बता दिया। इसके यूजेस क्या है, क्या यूजेस है भाई इसके यूजेस जो है ना, डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे, प्रेशर मेजर करोगे, फोर्स मेजर करोगे, लेकिन कैसे, जैसे कुछ, चलो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को मैंने इनपुट दिया, मैंने कहा कि फोर्स दिया, अब मैं उसे एक कंटिन्यू फोर्स दे रहा हूं एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जनरेट कर रहा है आउटपुट। तो क्या इससे लोड मेजर कर पाएंगे, क्या इससे लोड मेजर कर पाएंगे? बिल्कुल। जैसे लोड सेल पढ़ा था ना स्ट्रेन गेज बेसिस पे, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बेसिस पे भी लोड सेल बनाए जाते हैं। हाँ, जो फोर्स लगाएंगे, जो लोड लगाएंगे पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल में, वो डायनेमिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए। वो यदि डायनेमिक नहीं है तो उसे डायनेमिक बनाने का प्रबंध होना चाहिए, बराबर ना। अब देखो, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की जब हमने बात करी थी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की जब हमने बात करी थी, तो इसमें रिवर्स इफेक्ट होता है। रिवर्स इफेक्ट मतलब क्या कि यदि हम इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे तो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, और करंट यदि दे दिया या वोल्टेज यदि दे दिया तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगे। अब देखना इसका बेस्ट कमाल कहाँ पे, ये है इसका बेस्ट एग्जांपल। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है या पीजो इलेक्ट्रिक सर्किटरी है, और वो काम कैसे कर रही है वो जरा देखो, मैं सब कुछ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, ये है माइक, ये मेरी आवाज़ को, मेरी वॉइस को, जो कि एक मैकेनिकल सिग्नल है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस वायर में से होता हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जा रहा है इस वायर में, मेरी आवाज़ नहीं जा रही दोस्त। इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया और ये जा रहा है कैमरे में। अब कैमरे में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना वो दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अब वहाँ पे रिवर्स ट्रांसड्यूसर है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये किसकी वजह से प्रोड्यूस किया मैंने? वॉइस की वजह से। लेकिन किया कैसे? देखो, इस माइक में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इस माइक में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये है ना। तो जैसे ही मेरी आवाज़ इसे हिट कर रही है, वाइब्रेशन है ना आवाज़ में, वॉइस में, जैसे ही मेरी वॉइस इस इलास्टिक जो इसका मेम्ब्रेन है इसे अफेक्ट कर रही है, तो इसमें वाइब्रेशन होता है ना, इसमें वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट कर रही है। ये क्या कर रही है? वाइब्रेट ना। इसके वाइब्रेट करने से, ऊपर नीचे करने से, ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में प्रेशर चेंज हो रहा है ना। अरे यार, मेम्ब्रेन जो है ना वो अप डाउन कर रही है या कंपन कर रही है, तो वो पूरे एनवायरनमेंट में प्रेशर वेरिएशन होगा कि नहीं? अभी जब स्टेबल है तो एक प्रेशर है, जब ऊपर वाला वाइब्रेशन कर रहा है तो नीचे तो प्रेशर डिफरेंस होगा ना जी। अब ये जो प्रेशर है ये
इसको इम्पैक्ट कर रहा है, और ये है अपना पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जी। ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। ये क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये क्या कर रहा है? ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इस पे पड़ने वाले डायनेमिक प्रेशर को किस चीज में कन्वर्ट कर देना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, बराबर ना। तो ये ट्रांसड्यूसर हो गया ना, पीई ट्रांसड्यूसर, जो मैकेनिकल इनपुट को, डायनामिक प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ये आपके इस वायर के थ्रू प्रोपोगेट हो रहा है। कितना बेस्ट एग्जाम्पल है यार पीजो इलेक्ट्रिक का। अब इसको लगा लेता हूँ, बार बार आपको गड़बड़ कर रहा होगा। तो ये माइक्रोफोन वाली जो कहानी है, ये तो बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल बता दी मैंने, है ना। तो पीजो इलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन आ गया ना बहुत बड़ा आपको। अब ये मैंने प्रेशर की बात बता दी, ये वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर लिया। कहीं पे हमें एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन मेज़र करना हो तो भी हम इसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब देखो जरा, इसका रिवर्स इफेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका रिवर्स इफेक्ट ये है कि यदि पीजो इलेक्ट्रिक, अब मान लो कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्रिएट करने के लिए भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का, ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। इसे हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये इस पे वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये वाइब्रेशन की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर भी स्पंदन करने लग जाता है, वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन की वजह से ये मेम्ब्रेन भी, आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन भी क्या करने लग जाती है? क्या करने लग जाती है भाई? वाइब्रेट होने लग जाती है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। सर ये कहाँ देखेंगे हम अल्ट्रासोनिक? हम कुछ ट्रांसड्यूसर्स देखने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट की जब बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करेंगे। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में जब भी इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है तो एक, बहुत सारे स्पीकर्स आपने देखे, वो ची की आवाज़ क्रिएट करते हैं। वो आवाज़ इज नथिंग बट द अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। कुछ साउंड वेव ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही माइन्यूट होती हैं, क्रिएट होती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। तो जब वो वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तो आपको इसका रिवर्स इफेक्ट और ज़्यादा गहराई से हम समझा देंगे। ठीक है ना। अभी के लिए पीजो इलेक्ट्रिक का ये वाला इफेक्ट समझ में आ गया ना आपको, जो हम पढ़े हैं। इन्वर्स इफेक्ट अलग बात है। नाउ एग्जामिनेशन डील करता है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक इन्वर्स ट्रांसड्यूसर है, ये आपको याद होना चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर स्टैटिक इनपुट के लिए जीरो आउटपुट क्रिएट करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में जो क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं ना, वो मोस्ट स्टेबल मटेरियल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है, ह्यूमिडिटी से अनअफेक्टेड है। रोचेल सॉल्ट जो है वो ह्यूमिडिटी से अफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं वो एक लिमिटेड जगह के लिए काम कर पाएंगे, लिमिटेड जगह पे काम करें, क्योंकि वो भी रिलायबल नहीं है। आर्टिफिशियल जो चीज़ बनाते हैं सिंपली रिलायबल नहीं है, बट जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो मोस्ट रिलायबल, स्टेबल। बट फिर भी जैसे बेरियम टाइटेनेट जो हम पढ़े थे, बेरियम टाइटेनेट जो कि एक आर्टिफिशियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव, साउंड वेव प्रोड्यूस करने में हम उसका यूज़ करते हैं। रफ एंड टफ होता है वो, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। अभी ये सारी कहानी आपको क्लियर हुई, इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर हुआ है ना। अब अगले लेक्चर में हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, बराबर। और उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, बाय बाय।